गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आपका इस आज के सेशन में स्वागत है। कई बार बोला जाता है कि हिंदुस्तान का जो टाइमिंग है वो अलग रहता है, हिंदुस्तान के मीटिंग्स का टाइमिंग अलग रहता है, लेकिन आज आप देख लीजिए 12:18 का वादा था आपसे मीटिंग स्टार्ट करने के लिए और डॉट 12:18 पर दोस्तों हम आज इस मीटिंग का शुरुआत करते हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि हर एक इंसान को यह ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इंसान के टाइम की कीमत है। आपके टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और सर्विस इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं उनका जो स्टॉक होता है वो होता है टाइम। दोस्तों, तो आपके टाइम की कदर करते हुए हम आज ये स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, संजय गुरनानी। और आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रोफाइल देखा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर मैं आप सभी साथियों से मिला नहीं हूं, आप सभी दोस्तों के साथ मुलाकात नहीं हुई है। तो आज के इस सेशन में बहुत सारे हमारे साथी ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, मैनेजर सेल्स यहाँ पर है मेरे साथ। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों का मैंने नाम देखा जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस सबसे पहले क्यों। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कस्टमर को समझाने के लिए कि जैसे किसी भी इंसान की प्रायोरिटी होती है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसमें कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस जो होता है उसकी प्रायोरिटी कई बार पीछे चली जाती है, कई बार आगे चली आती है। ये क्यों? जैसे एक सेंटेंस है कि म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, इस सेंटेंस को मैं कई बार पूरा करता हूं। कैसे? म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन किसके लिए, कितना और कब, वो तो कोई नहीं बताता। लेकिन जो इंश्योरेंस है वो सबसे पहले है, सबसे सही है, सबके लिए है, हर वक्त पे है और हर वक्त के लिए है। तो हर एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कोई दोस्तों बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है तो उस सेंटेंस को पूरा कीजिएगा। म्यूचुअल फंड सही है, किसके लिए, कितना और कब, यह जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ इंश्योरेंस जो है सबसे पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? आज हम उसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्यों सबसे पहले इंश्योरेंस को लाया जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस है दोस्तों। प्रायोरिटी क्या है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। विदाउट यहां वहां की बात किए हुए हम टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि आपके टाइम की मैं कदर करता हूं। आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हमारा यह ब्रांड है दोस्तों कि हम आपके समय का कदर करते हैं। इसीलिए जितनी भी मीटिंग होगी मेरी, संजय गुरनानी की, हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे साथियों की, वो डॉट टाइम पर स्टार्ट होंगी। तो जो दोस्त, जो साथी लेट आएंगे उनको नुकसान होगा, और जो दोस्त, जो साथी डॉट टाइम पर आ जाएंगे या उससे 1-2 मिनट पहले आएंगे या 5 मिनट पहले आएंगे, उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा, उनका कोई भी चीज मिस नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले बीमा क्यों करवाना चाहिए, इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बीमा क्या करता है पहले यह पता होना चाहिए। जहां पर दुनिया की बाकी व्यवस्थाएं फेल होती हैं,
जहां पर हमारी बाकी सब प्रोविजंस फेल होते हैं, वहां से बीमा काम करता है, वहां से इंश्योरेंस काम करता है, वहां से इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है दोस्तों। जहां पर सब व्यवस्थाएं फेल होती है, एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा कि आप जो काम करते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर, उसकी कीमत क्या है दोस्तों। एक छोटी सी मैं स्टोरी के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। एक यंग इंजीनियर का डेथ हुआ था, तकरीबन 28 साल का इंजीनियर था, और उसका 3 साल का बेटा था। 3 साल का बेटा था, 28 साल के इंजीनियर की दुखद मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। तो जैसे आप जानते हैं, सब परिवार वाले आए, रिश्तेदार आए, पड़ोस पड़ोस वाले आए, सबने कहा कि भगवान ठीक कर देगा। सब बोलते रहे भगवान ठीक कर देगा, और वो बच्चा जो था वो सुनता रहता था कि भगवान ठीक कर देगा, भगवान ठीक कर देगा। लेकिन जो वो विधवा थी, जो औरत थी, वो रोती थी, क्योंकि किसी से भी पैसा जब मांगना पड़ता है तब सबसे ज्यादा दुख होता है और इंसान यहां से, दिल से टूट जाता है। मामा, काका, अंकल, भाई, रिश्तेदार, परिवार वाले, जितने लोग आते थे कहते थे भगवान सब ठीक कर देगा। एक दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी, एक सज्जन आए, और जैसे उन्होंने भी बातें की तो वो औरत फिर से रो पड़ी। उस सज्जन ने समझाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और उन्होंने एक छोटा सा कवर उस विधवा के हाथ में दिया दोस्तों। वो देखने के बाद विधवा के मुंह पर जो टेंशन था वो कम हुआ, जो चिंताएं थी वो कम हुई, और बच्चे को देख के विधवा ने बोला कि शायद अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। और वो बच्चा दौड़ के उस अंकल के पास गया और पूछता है, अंकल आप भगवान हैं? और वो जो इंसान था, वो ये शब्द सुन के उसके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि ये बच्चा कैसे बोला है। बोले नहीं बेटा, मेरा नाम तो ये है। बोले नहीं, आप भगवान अंकल हो, क्योंकि सब आते हैं, सब बोलते थे भगवान सब ठीक कर देगा, और आपके आने के बाद माँ बोल रही है कि अब सब कुछ ठीक होगा, तो आप भगवान हैं। दोस्तों, वो और कुछ नहीं, आप में से कोई सज्जन था जिसने 25 लाख रुपए का चेक उस विधवा के हाथ में दिया। तो आपका जो काम है वो वहां से शुरू होता है जहां पर दुनिया की बहुत सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर डॉक्टर और इंश्योरेंस एडवाइजर को साथ में बिठाएं तो डॉक्टर से कम वैल्यू नहीं है आपकी, क्योंकि जहां पर डॉक्टर भी फेल होता है वहां से आपका काम स्टार्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर एक जिंदगी बचाता है, बहुत जरूरी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है पूरा परिवार बचाता है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट इज अ लाइफ इंश्योरेंस साथियों। दिस इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मॉस्लो ने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी बताई थी दोस्तों, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। 1943 में मॉस्लो ने एक थ्योरी बताई थी, जिसके हिसाब से बहुत सारी संस्थाओं में इसका उपयोग होता है, और यह ह्यूमन, पूरे इंसानों के लिए उन्होंने ये बताया था। क्या है ये?
मॉस्लो की थियोरी ये कहाँ काम करती है? मॉस्लो की थियोरी सबसे पहले बताती है कि जो भी इंसान इस धरती पर है, इस दुनिया में है, उसकी सबसे पहली जो जरूरत है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब जो शरीर से रिलेटेड है वो है उसकी नीड, उसकी जरूरत, जैसे कि हवा, पानी, खाना, मकान, शेल्टर जिसको आप बोल सकते हैं, नींद, कपड़े और शारीरिक जो भी नीड है, जरूरतें हैं। तो जो भी इंसान इस पृथ्वी पर है और जिंदा है, उसकी सबसे पहली जरूरत होती है हवा, पानी, खाना, रहना, सोना, कपड़े। दोस्तों एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, एक पिक्चर आई थी जिसका टाइटल था रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान और इंश्योरेंस। इंसान की सबसे बेसिक जो जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान और इंश्योरेंस। यह इसके ऊपर हम आज प्रूव कर देंगे कि ये कैसे है, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इंश्योरेंस। दोस्तों उसके बाद जो नीड आती है, जरूरत आती है, वो है सेफ्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, नौकरी की सिक्योरिटी, घर पे जो पड़ा है उसकी सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी, नौकरी की सिक्योरिटी, जो घर पर पड़ा है उसकी सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी, वेल्थ की सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी। सेफ्टी यह खुद बताता है कि इंश्योरेंस यहां पर आता है। सेफ्टी का सबसे बड़ा जो साधन है वो है इंश्योरेंस। मतलब सबसे पहले इंसान को अपनी बॉडी को चलाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो कुदरती चीजें चाहिए वो सबसे पहले आती है। उसके बाद साथियों आता है सेफ्टी नीड। कहावत है, अगर आपके पास 1 रुपया भी है, 1 रुपया भी है आपके पास, तो अगर वो कहीं जाना चाहिए सबसे पहले, तो वो जाना चाहिए प्रोटेक्शन में, सेफ्टी में। यह किसी और ने नहीं कहा है, यह एक आर्टिकल में कहा गया है, जो वैल्यू रिसर्च का आर्टिकल है, जो मिस्टर धीरेन्द्र, वैल्यू रिसर्च के जो सीईओ है, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 1 रुपया भी है तो वो सबसे पहले जाना चाहिए प्रोटेक्शन में। वैल्यू रिसर्च एक बहुत बड़ा नाम है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के आर्टिकल्स में। उसके बाद साथियों आता है, अगर आदमी की बॉडी की जरूरतें पूरी हो गई, सब कुछ सेफ हो गया, खुद सेफ है, नौकरी सेफ है, बिजनेस सेफ है, इनकम सेफ है, जो पड़ा है वो सेफ है, हेल्थ बढ़िया है, प्रॉपर्टी सेफ है, उसके बाद आदमी को जरूर पड़ती है प्यार, लव, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। आप कभी भी देखिएगा, आदमी जब एक लेवल के ऊपर कमाना शुरू करता है, तब उसको लगता है कि भाई दोस्त भी चाहिए, क्योंकि आप आदमी कितना भी कमा ले, दिखाएगा किसको? अगर समझ लीजिए कोई इंसान है, उसके पास 10 करोड़ की गाड़ी है, कार, लेकिन वो खुद चांद पे रह रहा है या ऐसी जगह रह रहा है वहां पर ना उसके कोई दोस्त है, ना कोई फैमिली मेंबर है, अकेला है, सब कुछ है उसके पास, खाना पीना सब कुछ, लेकिन दिखाएगा किसको? तो ये तीसरी नीड आती है जो इंसान के इमोशनल भूख को पूरा करती है।
दोस्तों उसके बाद आता है रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, बाकी सब चीजें शुरू होती है। तो मॉस्लो ने यह बताया था कि किसी भी इंसान को अगर आपको समझना है तो उसकी ये नीड्स को अगर आप समझते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, एचआर है, साइकोलॉजिकल संस्थाएं हैं जो कंपनियों को इस पिरामिड से अपनी एचआर पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, सेल्स पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, उसके ऊपर हेल्प करती है। दोस्तों हमारा ये यूट्यूब चैनल है IMFT संजय गुरनानी। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने रखे हुए हैं काफी, जो एक पूरा कोर्स है, 1 घंटा 1.5 घंटे के मैंने काफी वीडियो रखे हैं। कुछ 5 मिनट के भी हैं, कुछ 10 मिनट के भी हैं, कुछ 2 मिनट के भी हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा। तो मेरी जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, ब्रांच मैनेजर्स, ABM मैनेजर सेल्स जो है साथी, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको यह अवश्य चैनल जो है सब्सक्राइब कराएं, उनको फायदा होगा। आपको मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि यह जो चैनल है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा जाता, हमारा यह चैनल 13 देशों में देखा जाता है। उसके अंदर हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क भी आ गए हैं, गल्फ कंट्रीज भी हैं, क्योंकि मुझे कई जगह से कमेंट आता है, सर मैं इस देश से बोल रहा हूं, आपके साथ कैसे जुड़ूं, मैं इस देश से बोल रहा हूं, आपके साथ कैसे जुड़ूं साथियों। तो यह आपके जितने भी दोस्त हों उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। साथियों हम में से अब मैं आपको ऐसे भी 9 चीजें बताऊंगा कि क्यों इंश्योरेंस सबसे पहले है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक, कैसे किसी को समझाया जाए। तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया, रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस। और हाँ, इंश्योरेंस दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी जब जरूर पड़ती है तब नहीं मिलता। आदमी को कार की जरूरत है, मिल जाएगी, मकान की जरूरत है, मिल जाएगी, कपड़े की जरूरत है, मिल जाएगी। दुनिया में साथियों यह चीज लिख के रखिएगा, आपके कस्टमर से बात करने में भी आपको यह फायदा मिलेगा कि दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो जब जरूरत पड़ती है तब नहीं मिलती, वो है इंश्योरेंस। आज मैं आपको कई सारी ऐसी चीजें बताऊंगा दुनिया की जो जरूरत पड़ने से पहले ली जाती है। तो अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही आपको बढ़िया लगेगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। हमारे कुछ साथी जो है पूछते रहते हैं, सर आपका फाइनेंशियल के बारे में कुछ बताइए, आप फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, कुछ टॉपिक सिखाते हैं। यहाँ पर भी कुछ साथियों ने कमेंट में डाला कि उसके बारे में बताइए। तो मैं आपके लिए एक 5 मिनट का एक पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह आपको HNI से बात करने में भी हेल्प करता है। तो यह रहा आपके लिए साथियों। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है साहब आप सब लोग बहुत ही बढ़िया काम करते होंगे। दोस्तों बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछा कि सर हमें बताइए कि ये जो मोर एडवांस्ड कोर्स है CFP प्लस IBD का, उसमें क्या है, उसमें नई चीजें क्या है। तो दोस्तों इस मोर एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में टोटल 31 टॉपिक है, 31 में से बहुत सारे टॉपिक्स आपने सीखे हुए हैं, लेकिन इसमें नया क्या है जो साथियों ने मुझे सवाल पूछा था, उसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया हूं। दोस्तों
एनआरआई मार्केटिंग कैसे करने का और एनआरआई बिजनेस अभी कैसे हो सकता है। हाँ साथियों, कोविड के टाइम पर भी एनआरआई बिजनेस हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों को ऐसा पता चला है कि एनआरआई बिजनेस मार्च तक नहीं हो सकता। यह गलत बात है साथियों, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, एनआरआई बिजनेस हो सकता है। दोस्तों, एचएनआई के लिए जो हम फाइनेंशियल रेशियोज गिनते थे, अब मोर एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में यह जो रेशियोज हैं वो बढ़ गए हैं पहले से, और प्लस उसके अंदर ऑप्शन आ गया है कि जैसे किसी का भी रिपोर्ट, हम किसी का रिपोर्ट देखते हैं, हेमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर कैसी है, तो वो रेंज में अगर है तो ग्रीन आएगा। अगर उसका रेशियो सही है, रेंज में है, तो ग्रीन कलर में आएगा। और अगर फाइनेंशियल रेशियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ कम है, गलत है, तो वो रेड हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के रेशियोज में चेंजेस हैं दोस्तों। उसके बाद किस तरह से किसी भी आदमी की फ्यूचर में इनकम कैसे चेंज होगी। समझ लीजिए आपके क्लाइंट की आज की इनकम जो है सालाना 10 लाख है, 5 साल बाद कितनी होगी, 10 साल बाद कितनी होगी, 20 साल बाद कितनी होगी, और उसके रिटायरमेंट तक कितनी होगी। मतलब इनकम में क्या चेंजेस आएंगे, खर्चे में क्या चेंजेस आएंगे, उसके सेविंग में क्या चेंजेस आएंगे, उसका भी एक नया चार्ट डेवलप किया गया है दोस्तों। पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग, किस तरह से पोर्टफोलियो का रिस्क बैलेंस हो, उसमें यह नई चीज आई है। यह वहां काम आती है जहां एचएनआई केस में आदमी ने बहुत ज्यादा रिस्क ली हुई होती है। वो लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टीज में कर रहा है, डायमंड्स में कर रहा है, और बहुत सारे जोखिम ले रहा है। तो उसके पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग कैसे समझाना चाहिए, यह एक नया पॉइंट है। आईआरआर और एचपीआर, किसी भी चीज का आईआरआर कैसे कैलकुलेट करें, वो पॉलिसी हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसका आईआरआर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इसमें नया है। साथियों, म्यूचुअल फंड का एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है वो कैसे गिने, यह सबसे जोरदार और जबरदस्त पॉइंट है। किसी एक आदमी ने एक म्यूचुअल फंड लिया है तो उसको पता चलता है उसका रिटर्न कितना छूट रहा है, लेकिन किसी आदमी ने 10 म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, तो उनका ओवरऑल रिटर्न कितना आ रहा है। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड अच्छा कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा है, एक लॉस में है, तो उसका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है। यह बहुत जरूरी है आज के इस समय में आप कस्टमर को समझा सकें कि सर म्यूचुअल फंड्स और बाकी की आपकी इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है दोस्तों। यस, डिले कॉस्ट कैलकुलेटर, अगर कोई आदमी आज डिसीजन लेता है तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे, 1 साल बाद हाँ बोलता है तो कितने पैसे बढ़ जाएंगे और कितना नुकसान होगा, 2 साल बाद अगर वो हाँ बोलता है तो कितने ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे और कितना ज्यादा नुकसान होगा। इस तरह से 10 साल तक का डिले कैलकुलेटर, यह एक नया पॉइंट है इस मोर एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्स में। दोस्तों, किसी आदमी ने जमीन ली, मकान लिया, फ्लैट लिया, दुकान लिया, उसमें उसने कितने की लोन ली, कितने खुद के पैसे निकाले और उसने कितना रिटर्न कमाया, बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ 2 मिनट में आप गिनती कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई चीज है। कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है मैंने जो चीज 5 लाख में ली थी आज उसके 50 लाख हो गए, तो क्वांटम दिखता है, लेकिन एक्चुअली में सब खर्चे निकालने के बाद रिस्क का एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है। फिर वो कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो गोल्ड हो, वो रियल एस्टेट हो, तो आराम से आप उसमें गिनती कर सकते हैं इस नए सॉफ्टवेयर में। वेल्थ प्लानिंग, आदमी अगर इतना इन्वेस्ट करता है तो भविष्य में कितनी वेल्थ बनेगी, आप उसका वेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ अगर कोई आदमी लोन ले रहा है तो उसकी कितनी ईएमआई आएगी, या अगर वो इतनी ईएमआई रख रहा है तो कितने टर्म में लोन पूरा होगा। तो ईएमआई कैलकुलेटर भी बहुत ही शानदार टूल हम नया लेके आए हैं साथियों। यस, पर्सनल बैलेंस शीट, आपने जैसे नेटवर्थ सीखा था उस तरीके से पर्सनल बैलेंस शीट, बिजनेस की बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए वो भी सिर्फ
5 मिनट में। तो यह भी एक उसके अंदर नया टॉपिक है दोस्तों आपके लिए। आदमी ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की होती है, एफडी लिया है, म्यूचुअल फंड लिया है, एलआईसी पॉलिसी लिया है, या और कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो उस इन्वेस्टमेंट को कौन से गोल के साथ मैप कर रहा है, यह भी जब आप कस्टमर को दिखाते हैं तो आपका इमेज जो है वो चेंज होता है, आपका प्रोफेशनलिज्म चेंज होता है दोस्तों। साथियों, एक और जबरदस्त टूल, आदमी ने गोल्ड लिया, डायमंड्स लिए, फॉरेन में इन्वेस्ट किया, शॉप लिया, लैंड लिया, इसका मतलब रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में डाले, इक्विटी में डाले, एलआईसी में डाले, पोस्ट में डाले, इन सब का मिला के उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। तो यह भी एक जोरदार टूल हम नया लाए हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे गिना जाए। तो दोस्तों, यह सब नए टॉपिक्स के साथ 31 टॉपिक कवर अप होंगे, जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर से। 10 दिन का रहेगा, शाम को 6 से 8। आप अवश्य इसमें जुड़ें, और इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर स्टाफ से बात कर सकते हैं। आप हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट हैं तो आपके लिए नया ऑफर रहेगा, तो अभी ही हमारे ऑफिस पर बात करें। और यह जो अपॉर्चुनिटी है, यह शायद लास्ट बैच है इस कोर्स का, क्योंकि जनवरी से हम इस कोर्स को साथियों 2 पार्ट में करने जा रहे हैं, और जब यह कोर्स 2 पार्ट में होगा तो इसकी जो फीस होगी वो भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। तो यह आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी हमारे स्टाफ से बात करें और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें। तो साथियों, मिलते हैं 14 दिसंबर को शाम को 6 बजे। धन्यवाद, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। साथियों, यह जो हमसे कई सारे दोस्त, कई सारे साथी पूछते हैं कि सर आप कुछ ऐसा क्या सिखाते हैं जो हमें पता नहीं, तो उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। उम्मीद है आप सब साथियों को आवाज आ रहा होगा। कुछ साथियों का ऐसा आ रहा है कि आवाज है नहीं है, हो सकता है कई बार आपका जो इंटरनेट है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता हो दोस्तों। तो सबसे पहले इंश्योरेंस क्यू के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, मॉस्लो का थ्योरी जो है उसको हमने रीड किया, उसको समझा कि इंसान की कौन सी जरूरतें होती है और सबसे पहले इंश्योरेंस क्यों आना चाहिए। और उसके साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक आपको लूंगा कि कई बार आपके पास ये ऑप्शन आता है सर सस्ता टर्म प्लान, उसको कैसे टैकल किया जाए। उसके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हम सिखाते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस में आज आपको लास्ट में देके जाऊंगा कि सबसे सस्ता टर्म प्लान अगर बात होता है तो उसको कैसे लिया जाए, या क्या उसकी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कैसे दिए जाए। साथियों, हमारे बहुत सारे वीडियोस जो मैंने आपको बताए वो आपके बाकी सब दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीमा फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव क्यों, बीमा फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव कैसे हो सकती है, क्या रीजन है। सबसे पहले दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड जो होता है उसमें सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंसान को अपनी जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकम पे ही दोस्तों उस आदमी का भविष्य निर्भर है, उसके बच्चों का भविष्य निर्भर है, उसके पूरे परिवार का भविष्य निर्भर है। सबसे पहले इंसान को आवक को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसकी जायदाद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां जो है, लायबिलिटीज जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बाद इंसान को फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यह पिरामिड का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। साथियों, उसके बाद आता है जब
किसी ने यह सुरक्षित कर लिया, पिरामिड, आवक, जायदाद, जवाबदारी और फैमिली। दोस्तों पिरामिड हजारों सालों से है, लेकिन आज भी वो वैसे ही हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे भूकंप आ गए, बहुत सारी आपदाएं आ गई, लेकिन आज भी पिरामिड वैसे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजाइन है, वो जो उनका स्ट्रक्चर है, वो आज भी वैसा है। उसी तरह हर एक इंसान का, जब आप आपके कस्टमर को समझाते हैं तो यह चीज अवश्य समझाइएगा कि फाइनेंशियल पिरामिड में सबसे पहले इंसान को अपनी आवक, अपनी जायदाद, अपनी जवाबदारी और अपनी फैमिली, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आज कोविड के टाइम पे आप देखिए, बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, उसकी फार्मूला क्या होती है। दोस्तों आप लिखते भी जाइएगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जो शायद प्रेजेंटेशन में ना हो। इमरजेंसी फंड की फार्मूला है 369। 369 दोस्तों ये इमरजेंसी फंड की फार्मूला होती है। घर में अगर 2 लोग कमा रहे हैं, अगर घर में 2 लोग कमा रहे हैं, तो दोनों की इनकम के 3 महीने की जो इनकम है वो इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। घर में अगर एक आदमी कमा रहा है तो 6 महीने की इनकम इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। और घर में अगर रिटायर्ड आदमी है तो उसके पास 9 महीने की इनकम जो है इमरजेंसी फंड में होनी चाहिए। अब कोविड के टाइम पे लोगों को पता चल गया कि इमरजेंसी फंड की कीमत क्या होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए, इमरजेंसी फंड, एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये पिरामिड का सेकंड स्टेप है। पिरामिड का थर्ड स्टेप क्या है? जैसे ही आवक, जायदाद, जिम्मेदारी, फैमिली प्रोटेक्ट हो गया, इमरजेंसी फंड कर दिया, एजुकेशन प्लानिंग हो गया, मैरिज प्लानिंग हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, उसके बाद आदमी को रिस्क लेनी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन परफेक्ट है तो आदमी रिस्क ले सकता है। फिर शेयर बाजार है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, कमोडिटी है, सट्टा है, जो खेलना हो खोलो, लेकिन जो बेस है वो मजबूत करना चाहिए। आप कभी भी देखिए, आदमी जितनी ऊंचाई पर जाता है सबसे पहले प्रोटेक्शन ढूंढता है। फ्लाइट में अगर आदमी जाता है, फ्लाइट में, तो जिस फ्लाइट में प्रोटेक्टिव चीजें ज्यादा होती हैं उसमें आदमी पसंद करता है। आप कभी भी देखिएगा, जितनी ऐसी गाड़ी होगी जिसकी ज्यादा स्पीड जा सकती हो, उसमें सबसे पहले सेफ्टी चेक की जाती है। रेसिंग गाड़ी है जो 200-300 की स्पीड में जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेफ्टी। स्पीड नहीं, सेफ्टी। अगर कुछ हो गया तो बचाव कैसे होगा। और थर्ड आता है फिर उसमें सोना लो, नकद लो। यह है दोस्तों कंप्लीट फाइनेंशियल पिरामिड। तो इंसान गलती कहां करता है? बेस छोड़ देता है और ऊपर पहले स्टार्ट करता है, रिस्की प्रोडक्ट्स में पहले जाता है। जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है नींव, क्योंकि नींव से पूरी बिल्डिंग को प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों। तो उसी तरह आपकी जो फाइनेंशियल बिल्डिंग हो, किसी की भी, आपके क्लाइंट्स की, वहां पर यह पिरामिड जब आप डिस्कस करते हैं तो आप एज अ फाइनेंशियल प्लानर, एज अ प्रोफेशनल एजेंट, एज अ नॉलेजेबल एजेंट, आपको यह काम में आता है। तो ये पिरामिड जो है एक हिस्सा है हमारी 100 कंसेप्ट बुक है, उसका एक कंसेप्ट यहां पर मैंने आपको दिखाया दोस्तों। ये फोटो देख के आपके मन में आ रहा होगा, बहुत सारे दोस्तों ने यह पिक्चर देखी थी। दोस्तों जब टाइटैनिक बना था तो इसका नाम के साथ कहा जाता था अनसिंकेबल शिप, द अनसिंकेबल शिप। टाइटैनिक को इतना मजबूत, इतना बड़ा
इतना जोरदार बनाया गया था कि उसको कहा जाता था द अनसिंकेबल शिप। दोस्तों, पूरी पिक्चर आपने देखी, परिस्थिति आपने देखी। अनसिंकेबल शिप में सबसे बड़ी रिस्क क्या थी? अगर इतनी बड़ी शिप, इतनी महंगी शिप, इतनी सिक्योर्ड शिप, जिसको कुछ नहीं हो सकता कहा जाता था उसके बनने के बाद, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी रिस्क क्या थी? और वो रिस्क थी द लेस नंबर ऑफ लाइफ बोट was the biggest risk on the Titanic ship. अगर दोस्तों उसके अंदर लाइफ बोट ज्यादा होती तो शायद ज्यादा लोग बच जाते। इसको कहा जाता था अनसिंकेबल शिप, इसीलिए कायदे के हिसाब से जितनी लाइफ बोट चाहिए उतनी ही रखी थी, शायद उससे कम। कायदे के हिसाब से जितनी लाइफ बोट चाहिए उससे कम या उतनी रखी थी, इसीलिए उतने ही लोग बच पाए जितनी लाइफ बोट थी, शायद उससे कम। अगर लाइफ बोट ज्यादा होती तो ज्यादा लोग बचते। इसीलिए जो रिस्क है, कितनी भी मजबूत चीज हो, रिस्क को आदमी कभी भी सोच नहीं सकता कि ये कहां से आएगी। अगर आज से 16 महीने पहले या 18 महीने पहले किसी से हम बात करते कि सर्दी और खांसी में लोग मरेंगे, शायद आपको लोग पागल कहते, मुझे लोग पागल कहते। 1.5 साल पहले अगर आपने और हमने किसी को कहा होता कि सर्दी और खांसी से मौत होगी लोगों की, तो शायद पागलों में नंबर 1 गिने जाते। लेकिन आज की हकीकत क्या है? अगर आपके बाजू में आके कोई भी छींकता है तो आप अलर्ट हो जाते हो। 1 साल 1.5 साल पहले अगर किसी एम्प्लॉय को सर्दी खांसी हो तो उसका बॉस बोलता था, अरे यार ये तो मिट जाएगी, उसमें क्या है, मिट जाएगी, सर्दी खांसी में कुछ होता है क्या, और सर्दी खांसी में कोई छुट्टी रखता है क्या, चल काम पे आ जा। ये 1.5 साल पहले की बात है। और आज अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को खाली फोन करके बोलता है, सर मुझे थोड़ी सर्दी और खांसी जैसा लग रहा है नहीं है, लग रहा है, बॉस बोलेगा 7 दिन ऑफिस मत आना, 7 दिन तक अपना ध्यान रखना। दोस्तों, रिस्क वही है, परिस्थितियां बदल गई है। इसीलिए रिस्क हमेशा हर जगह है, उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, दुनिया में लिखिएगा, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जब तक जरूर नहीं हो तब लेना चाहिए, जब जरूर नहीं हो तभी लेना चाहिए। आज की विडंबना देखिए, आज की परिस्थिति देखिए। आप कार ले रहे हैं कोई भी, या 2 व्हीलर ले रहे हैं, मैंने टाइटल दिया है ह्यूमन वर्सेस कार। ह्यूमन वर्सेस कार का मतलब क्या है दोस्तों? आप कार ले रहे हो, पूरे पैसे दे दिए हैं, आपने कार ली है, पूरे पैसे दे दिए हैं, लेकिन इंश्योरेंस नहीं है, तब तक आप वो कार रोड पे नहीं ले जा सकते। इसका मतलब क्या? ये आप किसी भी आपके क्लाइंट से पूछ सकते हैं जब बात हो कि आप मर्सिडीज छुड़ाओ, बीएमडब्ल्यू छुड़ाओ, दुनिया की महंगे में महंगी गाड़ी छुड़ाओ, या दुनिया में सस्ती गाड़ी छुड़ाओ, लेकिन जब तक उसका इंश्योरेंस नहीं है तब तक सरकार आपको उसको रोड पे लाने की, चलाने की अनुमति नहीं देती। इलीगल है, इलीगल है। आपका पासिंग नहीं होगा गाड़ी, यू कैन नॉट। सोचिए दोस्तों, यही सरकार है जो कार को
विदाउट इंश्योरेंस रोड पे नहीं आने देती क्योंकि रिस्क है, लेकिन इंसान बिना इंश्योरेंस के रोड पे आ सकता है। क्या ये अजीब विडंबना नहीं है? कार की कीमत क्या है? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, लेकिन वो बगैर इंश्योरेंस के रोड पे नहीं आ सकती क्योंकि रिस्क है। लेकिन जो इंसान 100 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 25 करोड़ का है, 5 लाख का है, वो बगैर इंश्योरेंस के रोड पे घूम सकता है। मुझे बताइए, ज्यादा रिस्क किसके लिए है? कार के लिए या इंसान के लिए है? कार ठुकती है तो रिपेयर होती है, इंसान ठुकता है तो ऊपर जाता है। रिस्क ज्यादा किसके लिए है? इंसान की बॉडी जो है इतनी मजबूत नहीं है जितनी कार की बॉडी मजबूत है, फिर भी कार बगैर इंश्योरेंस के रोड पे नहीं आ सकती। इंसान बगैर इंश्योरेंस के किसी भी रोड पे जा सकता है। अजीब विडंबना है दोस्तों। उसके बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हेलमेट हेलमेट तब तक खरीद लेना चाहिए जब तक सिर में चोट न लगे। अगर एक बार चोट लग गई उसके बाद हेलमेट लेने का क्या मतलब? स्पेयर व्हील गाड़ी में तब होना चाहिए जब तक पंचर न हो। पंचर होने के बाद आप स्पेयर व्हील कहां से ढूंढेंगे? नहीं ले जा सकते। लाइफ जैकेट आपको तब ले लेना चाहिए। बुद्धिमान और समझदार लोग जो हैं जरूरत पड़ने से पहले लेते हैं। ये सेंटेंस हमारे बुक का एक दूसरा पार्ट है। ऐसे 100 कंसेप्ट है हमारे बुक में, मैं दूसरा एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। हेलमेट तब लेना चाहिए जब जरूरत पड़े, उससे पहले बाद में कोई मतलब नहीं। स्पेयर व्हील तब चाहिए जरूरत पड़ने से पहले। लाइफ जैकेट तब चाहिए जरूरत पड़ने से पहले। टॉर्च तब ले लेनी चाहिए लाइट जाने से पहले। पैराशूट तब लेना चाहिए प्लेन में से जंप मारने से पहले। प्लेन में से जंप मारने के बाद आपको पैराशूट की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी इंसान को प्लेन में से अगर जंप लगाना पड़ा उसके बाद पैराशूट की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले पड़ती है। तो दोस्तों, फायर फाइटर जो एक्सटिंग्विशर है, घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, सब जगह लगते हैं। आग लगने से पहले लाए जाते हैं। आग लगने के बाद अगर आप यह ढूंढने जाओगे, ले सकते हो, काम के नहीं है। मोमबत्ती तब चाहिए जब उजाला हो, तब लेनी चाहिए, अंधेरे में तो उसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी। एक आदमी ने साधु से पूछा, महाराज, LIC के लोग या इंश्योरेंस के लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? उस संत ने जवाब दिया, हेल्थ इंश्योरेंस बीमार पड़ने से पहले ले लेना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस मृत्यु से 1 मिनट पहले। लेकिन यही तो विडंबना है, मृत्यु कब होगी कोई नहीं जानता। डॉक्टर किसी भी इंसान को यह तो बता सकता है कि बच्चा 9 महीने बाद पैदा होगा, 3 महीने बाद पैदा होगा, 4 महीने बाद पैदा होगा, 2 हफ्ते बाद पैदा होगा। लेकिन वो सेम डॉक्टर किसी भी इंसान को यह नहीं बता सकता कि इंसान 9 सेकंड बाद भी जिंदा रहेगा या नहीं। तो बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, यह जो चीजें मैंने आपको बताई जरूरत पड़ने से पहले ले लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंश्योरेंस सबसे पहले। क्यों? क्योंकि दुनिया का दोस्तों यही एक प्रोडक्ट है, जब जरूरत पड़ती है तब कोई नहीं दे सकता, न ही किसी को मिल सकता है। दोस्तों, आपको अगर हमारे 100 कंसेप्ट बुक की
कॉपीज चाहिए तो आप इस नंबर पर हाई भेज सकते हैं, आपको मिल जाएगी। लेकिन हाई के साथ आपको लिखना है 100 कंसेप्ट बुक सॉफ्ट कॉपी। और दोस्तों, हमारा मंडे से जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जबरदस्त कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जबरदस्त। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब HNI, NRI, सेलिब्रिटीज, इनको जब फाइनेंशियल प्लान बना के देना होता है 32 पेजेस का, जिसके अंदर कई बार हमको चेक करना होता है पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना आ रहा है, रियल एस्टेट का कितना आ रहा है, जमीन का कितना आ रहा है, इक्विटी का रिटर्न कितना आ रहा है, गोल्ड का कितना आ रहा है, डॉलर में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको कैसे गिनना चाहिए। ऐसे 31 टॉपिक और एक सैंपल फाइनेंशियल प्लान आपको चाहिए अगर, तो जो मैंने अभी आपको नंबर बताए इसके ऊपर साथियों आप हाई लिख के भेजेंगे तो आपको यह मिलेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कोर्स में सिखाई जाती है, जिसमें 7 मिनट का अपॉइंटमेंट कैसे लेने का, 7 मिनट के अंदर किसी भी आदमी को इंश्योरेंस के लिए कैसे कन्विंस करने का, उसके बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग कैसे करने का, टर्म प्लान के ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने के, उसके साथ साथ किसी भी कंपनी का डेथ क्लेम का एनालिसिस कैसे करने का, मैरिज प्लानिंग कैसे बनाने की, एजुकेशन प्लानिंग कैसे बनाने की, फैमिली प्रोटेक्शन प्लानिंग कैसे बनाने की, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे बनाने की। और हाँ दोस्तों, यह सब आप सिर्फ 45 मिनट में, 45 मिनट में फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। और कुछ इसमें एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, जरूरी नहीं है, सिर्फ फिगर डालने हैं एंड यू कैन क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान। अगर आपको फाइनेंशियल प्लान की कॉपी चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप हाय भेज दीजिए, हाय फाइनेंशियल प्लान, ये 3 में से कोई भी एक नंबर पर, तो आपको बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान का जो सैंपल है वो भेजा जाएगा। हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको वादा किया था कुछ टर्म प्लान के मैं आपको ऑब्जेक्शंस के लिए बातें बताऊंगा कि सस्ते टर्म प्लान और महंगे टर्म प्लान में क्या आंसर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो टर्म प्लान सस्ता क्यों है किसी का और महंगा क्यों है किसी का? मरने वाले तो लोग उतने ही हैं जितने मरेंगे, तो ये प्राइसिंग का डिफरेंस कैसे हो सकता है? यह एक सोचने जैसी बात है। दूसरा, क्लेम का जो आपको फिगर दिखाया जाता है कि सभी कंपनियों का जो क्लेम का रेशो है वो सेम है, ऐसा नहीं है। आपको जो रेशो दिखाया जाता है सेटलमेंट रेशो, वो आधा दिखाया जाता है, आधा, पूरा नहीं। जो आप परसेंटेज देखते हैं ना 98, 97, 99% फलाना कंपनी ढिंगना कंपनी, वो आधा है, पूरा नहीं है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप किसी को भी अगर आप पूछते हैं साथियों कि सर आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, उसमें जितनी बड़ी गाड़ी उतना प्रोटेक्शन ज्यादा और उसकी एवरेज कोई नहीं देखता। तो जब रिस्क की बात आती हो तो परिवार की एवरेज देखना जरूरी है। कई बार लोग बोलते हैं सर कि हम लड़ लेंगे। दोस्तों, आप लड़ सकते हैं, परिवार नहीं लड़ सकता, परिवार नहीं लड़ सकता। किसी भी कंपनी को चेक करने के लिए 4 चीजें होती है किसी भी कंपनी को। पहला फैक्टर होता है उसकी पॉलिसी का सेटलमेंट, दूसरा फैक्टर होता है उसके अमाउंट का सेटलमेंट, तीसरा फैक्टर होता है इन दोनों का डिफरेंस, चौथा फैक्टर होता है रेप्यूटेशन का, और पांचवा फैक्टर होता है कंपनी के टोटल बिजनेस का जो वॉल्यूम है, जो क्लेम्स का वॉल्यूम है, उसको एनालाइज करना। ये 5 टॉपिक्स होते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। दोस्तों,
जब आप किसी को पूछते हैं कि सर आप अगर कहीं से भी ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन तो आप कौन से क्लास में जाते हैं? आप जनरल क्लास में जाते हैं, आप स्लीपर क्लास में जाते हैं, आप 3 टायर में जाते हैं, आप 2 टायर में जाते हैं या फर्स्ट एसी में जाते हैं? किसी को आप पूछ सकते हैं, आपको बोलेगा कि नॉर्मली 3 टायर, 2 टायर, ठीक है। दूसरा सवाल, सर अगर आप जनरल डब्बे में जाएं या स्लीपर में जाएं या 3 टायर या 2 टायर, क्या समझ लीजिए अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचना है या अहमदाबाद से मुंबई पहुंचना है, तो जो आदमी स्लीपर में जाएगा और जो आदमी फर्स्ट एसी में जाएगा, क्या वो अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे या एक टाइम पर पहुंचेंगे? ऑफ कोर्स एक टाइम पर पहुंचेंगे। तो साथियों, जो स्लीपर क्लास की टिकट होती है या जनरल डब्बे की टिकट होती है, उससे 10 गुना महंगा टिकट होता है 2 टायर में, 10 टाइम्स। फिर 2 टायर में क्यों जाते हैं? अगर जब आप पैसे की ही चीज सोचते हैं कि सस्ती चीज, तो जहां परिवार, जहां बच्चे, जहां अपनी सेफ्टी का सवाल आता है, वहां हम 10 गुने नहीं 20 गुने भी पैसे देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो किसी भी कस्टमर को कन्विंस करने के लिए साथियों तैयार करने पड़ते हैं, वो बताना पड़ता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, और इसको सीधा बताना नहीं होता है, कस्टमर से सवाल पूछने पड़ते हैं। और हमेशा अगर आपको जीतना है, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो सही सवाल सही समय पर पूछना सीखिए। दोस्तों, जिंदगी में जिस भी आदमी ने सक्सेस हासिल की है, कोई भी हो, आप कभी भी किसी का भी एग्जाम्पल देख लो, उसने अपने आप को हर बार इनोवेट किया है, अपने अंदर से कुछ नई चीजें लाया है मार्केट में, तभी वो सक्सेस हुआ है। तो आप में से अगर कोई साथी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं कि 45 मिनट में कैसे फाइनेंशियल प्लान बना के आप किसी को भी दे सकते हैं, 7 मिनट की अपॉइंटमेंट में इंश्योरेंस कैसे सेल कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कैसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर को इंश्योरेंस कैसे दे सकते हैं, HNI को कैसे दे सकते हैं, सेलिब्रिटी का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस नंबर पर हाई भेज देना है, आपको सैंपल प्लान आ जाएगा और उसके 31 टॉपिक आप पढ़िएगा ध्यान से। और अगर आप अपने आप को अलग बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो मैं आपका 14 तारीख को स्वागत कर रहा हूं एक बहुत ही पावरफुल, मोर एडवांस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट के इस कोर्स में। तो साथियों, आज जो आप मेरे साथ यहाँ पर मिले, सबसे पहले इंश्योरेंस क्यों, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और यह वीडियो YouTube पर रखा जाएगा, अगर आपने मिस किया है तो उसको फिर से देखिएगा। अगर आपके किसी दोस्त ने मिस किया है, किसी कारण से नहीं आ पाया है, तो अवश्य उसको भेज के यह वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में जो शेयर करता है, जो केयर करता है, वही आगे जाता है। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आपका काम जबरदस्त हो, अपने आप को एक नए अवतार में डेवलप करें और तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।